शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस एक्शन पर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है। अब अमित शाह ने कह दिया है कि वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि चर्चा नहीं, सीधे जवाब दीजिए। मॉनसून सत्र खत्म हो रहा है, सवाल यह है कि क्या चर्चा होगी या जवाब आएगा। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। We don't care what he has to say. क्या सदन में चर्चा होगी? जवाब आएगा। जंतर मंतर पर चलो संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई पर विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगता रहा है। विपक्ष लगातार सरकार के रवैये पर सवाल उठाता रहा है। अब अमित शाह का जवाब आया है कि आइए सदन में बहस शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं। गुरुवार दोपहर 3 बजे तक चर्चा के लिए तैयार हूँ। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। अमित शाह ने खुद इस बारे में एक पर्चा लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया, जिसमें लिखा कि वो छात्रों पर चर्चा के मुद्दे के लिए तैयार हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि चर्चा नहीं, जवाब चाहिए। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. राहुल गांधी ने कई बार सवाल किया है कि छात्रों की पिटाई और प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था। विपक्ष ये भी आरोप लगाता रहा है कि अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष सदन बाधित करता रहता है। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि इतने दिनों से अमित शाह सदन में क्यों नहीं आए। अब मॉनसून सत्र खत्म होने वाला है तो चर्चा की बात कर रहे हैं। इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। चर्चा और जवाब, ये कहा जा सकता है कि इन्हीं दो बातों पर सदन की कार्यवाही अटकी हुई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं। इससे सुंदर संदेशा पूरे देश में क्या जाएगा। अब आइए, ओपन चैलेंज है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है, आओ बैठे हैं, हम अभी उनको मिलकर आए। वो इंतजार कर रहे हैं सबका, सारे भागे हुए हैं। आओ आप तो बताओ ना, हमेशा की चर्चा नहीं होती, जवाब देने के लिए बैठे हैं, आओ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये सदन नियमावली से चलता है
नियम के बाहर नहीं कि 2 बजे तक दे दो, 3 बजे तक दे दो। मैं समझ नहीं आ रहा हूँ कहना क्या तो चाहते हैं। विपक्ष तैयार नहीं है उसके लिए अमित शाह के ऑफर को? अमित शाह जी तैयार नहीं। अमित शाह ने विपक्ष से कहा था कि बुधवार दोपहर 3 बजे तक चर्चा के लिए पर्चा दे दे, लेकिन लोकसभा में 3 बजे विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे के बीच लोकसभा गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 13 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में, और ओपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहां तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। सरकार अंत में जाकर के तैयार हुई, लेकिन इस बात को लेकर के भी मामला फंस गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वो इस मामले पर पूरे बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इसके लिए राजी नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मानसून सत्र में कोई कामकाज ना हुआ हो। सरकार ने 20 बिल कम से कम पास करा लिए, लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके। भले ही वो बिल 1-1 घंटे में पास कराए गए हो या 10-10 मिनट में पास कराए गए हो। लोकसभा में हंगामा जारी रहा। बुधवार को न तो चर्चा हुई और न ही कोई जवाब मिल पाया। अब देखना यह है कि गुरुवार को क्या होता है। दिल्ली में हिमांशु शेखर मिश्रा और अखिलेश शर्मा के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया। लोकसभा में आज एक और मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 को विपक्ष के भारी हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन में मंजूरी दे दी गई। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष का आरोप है कि ये बिल एनजीओ और विशेषकर अल्पसंख्यकों और चैरिटेबल संस्थाओं को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए। तो समय आपको मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय। सभापति महोदय, जो सरकार एफसीआरए ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। सभापति महोदय, अगर जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूं। इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान लाया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसे ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह है कि श्री नित्यानंद राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड की भर्ती परीक्षा और एक के बाद एक पूरे खानदान का सिलेक्शन। झारखंड जेपीएससी जेएसएससी महाघोटाले में वो सबसे बड़ा चेहरा बेनकाब हो गया है, जिसने परीक्षा कराने वाली एजेंसी से लेकर अफसर बनने तक डबल रोल निभाया। वो जिसने झारखंड के तमाम होनहार योग्य छात्रों की नौकरी पर डाका मारने का काम किया। आज आपको बताएंगे कि कैसे 2 करोड़ की रिश्वत लेकर झारखंड के युवाओं के साथ सबसे बड़ा छल किया गया। जेपीएससी के बड़े मास्टरमाइंड पर एक खुलासा हैरान करने वाला ये है।
जुलाई 2026 झारखंड की सीआईडी की एक टीम खामोशी से गोड्डा के पोड़ैया हाट पे दबिश देती है। वहां बतौर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यानी बीएसओ के पद पर तैनात अभय कुमार तिवारी को हिरासत में लिया जाता है। लेकिन जैसे ही पूछताछ की परतें खुलती हैं, सीआईडी के अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं। समूचे झारखंड प्रोटेस्ट में अगर कोई सबसे ज्यादा नाम सुर्खियों में है तो वो यही है, अभय कुमार तिवारी। अभय तिवारी कोई आम सरकारी कर्मचारी नहीं था। आरोप है कि इस पूरे खेल में ये डबल रोल निभा रहा था। पहला रोल, सरकारी अफसर बनने से पहले वो टीडीपीएल नाम की उस निजी एजेंसी में मार्केटिंग मैनेजर था जिसे 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने का ठेका मिला था। दूसरा रोल, परीक्षा कराने वाली एजेंसी के अंदर बैठकर उससे खुद जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा दी और बीएसओ में रैंक 1 हासिल की। इसकी काबिलियत और इम्तिहान पास कराने की लगन बड़े बड़ों को चकरा दी। जनाब ने पिछले 13 सालों में 12 सरकारी नौकरियां पास की। कमाल की एबिलिटी थी। दरोगा, नेवी, पीएआरसी, शिक्षक, जेपीएससी की कई परीक्षाएं, टैलेंट या सेटिंग। जब तक वो एजेंसी में था, परीक्षा का पर्चा इसके हाथ में होता था और जब परीक्षा खत्म हुई तो वो खुद अफसर बनकर कुर्सी पर बैठ गए। ऐसे आरोप। लेकिन सरकारी नौकरी में अभय की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बवंडर तब उठा जब सड़कों पर उतरे छात्रों ने एक पोस्टर जारी किया। ये देखिए, इस पोस्टर में अभय तिवारी के पूरे नातेदार रिश्तेदारों की सरकारी नौकरी को सवालों के घेरे में ला दिया है। इस लिस्ट में अभय तिवारी के पूरे कुनबे का नाम है। केस में क्या हुआ कि हाईकोर्ट को बरगला करके, साक्ष्य छिपा करके हम लोग केस हरा दिया गया। लेकिन जनवरी में एक इंसान होते हैं कर्नाटका से, एल ख्यांगते जेपीएससी के अध्यक्ष को एक लेटर लिखते हैं और उसमें ये मेंशन करते हैं कि टीडीपीएल कंपनी जेपीएससी 14 का एग्जाम ले रही है और टीडीपीएल का जो वर्किंग मैनेजर है वो अभय तिवारी है उर्फ मनोज तिवारी, जो कि जेएसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड है बीएसओ के पोस्ट रैंक 2 में। वो रैंक 2 हासिल करता है। वो अन्य एग्जाम भी निकाला हुआ, उनकी पत्नी, ये पूरा साक्ष्य दिया था, उनकी पत्नी, उनका भाई, सब लोग सिलेक्टेड है। लेकिन एल ख्यांगते सर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है या कोई इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने खुद भी एग्जाम निकाला और बहुत देखिए दिलचस्प ये है कि उन्होंने खुद भी एग्जाम निकाला और उन्होंने झारखंड के 6 एग्जामिनेशन को निकाला, 6, और सब में टॉप किया उन्होंने। उसके बाद उनकी पत्नी भी सारे एग्जाम्स निकालती हैं। उसके बाद उनके 2 साले भी एग्जाम निकालते हैं। गौर से देखिए इस लिस्ट में। अभय खुद बीएसओ बना, उसका साला, भाई, भाभी, सुषमा कुमारी जो विजिलेंस विभाग में तैनात है और साली, सब के सब बीएसओ के पद पर चयनित है। ये पोस्टर में लगाए गए आरोप। लेकिन रिश्तेदारी में सरकारी नौकरी वाली डोर यहीं नहीं रुकी। ममेरा भाई उपेंद्र मिश्रा बीएसओ रैंक 51, चाचा के साढ़ू का बेटा तेज नारायण पांडे बीएसओ रैंक 68, मौसा के भाई का बेटा बापी कुमार मिश्रा बीएसओ रैंक 124, साले का मौसेरा भाई विक्रम पांडे बीएसओ रैंक 127, बहनोई का भतीजा सुमित कुमार तिवारी बीएसओ रैंक 143। साला, भाई, भाभी, साली, ममेरा भाई, साड़ू का बेटा, मौसेरे भाई का रिश्तेदार। क्या भारत के किसी भी राज्य में एक ही परिवार और दूर दराज के 10-10 रिश्तेदारों का एक ही परीक्षा में एक ही पद पर सिलेक्शन होना महज इत्तेफाक नहीं है? यही सवाल अब सीआईडी और अदालत के सामने खड़े। सूत्रों के मुताबिक सीआईडी की कस्टडी में जब अभय तिवारी से पूछताछ शुरू हुई तो उसने जो कबूलनामा दिया उसने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। अभय ने खुलासा किया है कि टीडीपीएल कंपनी को जेपीएससी परीक्षा आयोजित कराने का ठेका दिलाने के एवज में तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते को करीब 2 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस मामले में एल ख्यांगते की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, अभय तिवारी ने परीक्षाओं में पास कराने का पूरा रेट कार्ड भी उगला। प्रारंभिक परीक्षा 5 लाख, मुख्य परीक्षा 10 लाख, फाइनल सिलेक्शन 40 लाख से 60 लाख में, जितने में सौदा तय हो जाए। सूत्रों के मुताबिक अभय ने पूछताछ में बताया कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा में 100 से ज्यादा और जेपीएससी बैकलॉग परीक्षा में 50 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पैसे लेकर पास कराए गए। पूछताछ में सीनियर आईएएस अधिकारी मनीष रंजन का नाम भी सामने आया है, जिनके घर टीडीपीएल के लोगों की आवाजाही थी। हालांकि अभय ने स्पष्ट किया कि उसने ये जानकारी कंपनी के लोगों के बातचीत के आधार पर दी है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। सेटिंग का ये धंधा चलाने के लिए अभय ने एक पूरा होटल लीज पर ले रखा था, जहां से कागजी हेरफेर और पैसों की डील होती थी। वो तो गनीमत रही कि इस पूरी साजिश की जानकारी राज्यपाल तक पहुंच गई और उसी के बाद सीआईडी एक्शन में आ गई। पूरा पारिवारिक गठबंधन चल रहा था इन लोगों का। लेकिन जब
राज्यपाल के पास ज्ञापन सौंपा गया तो आनन फानन में सीआईडी टीम गठित की गई और रातों रात एल ख्यांगते सर को गिरफ्तार किया गया, 5 अन्य मेंबर को भी गिरफ्तार किया गया। और ये अभय वो है ना जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी? नहीं सर, एल ख्यांगते जेपीएससी के अध्यक्ष हैं। वो शिवशंकर शर्मा है जो एसएसपी को ज्ञापन देते हैं, मुख्यमंत्री से जो देते हैं। नहीं, कर्नाटक से दूसरे लोग थे, ठीक है, उनका नाम गोपनीय है, शायद वो गोपनीय लेटर था, लेकिन शिवशंकर शर्मा ओपन रूप से फिर एसएसपी को वही लेटर इन्फॉर्म करते हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय को भी दिया जाता है और फिर राज्यपाल को भी सौंपा जाता है। उसके बाद वो लेटर आता है, उसके बाद जो सीआईडी को जांच दी जाती है और तभी उसके बाद ये मामला उजागर होता है और तब जाके आप लोग यहाँ पे अभी बैठे हैं। जी। गौर करने वाली बात यह भी है कि टीडीपीएल उत्तर प्रदेश में पहले से ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। इसे झारखंड में भी ब्लैक लिस्ट किया गया था, लेकिन इसके बाद भी जेपीएससी परीक्षा की जिम्मेदारी इसे मिल गई। आखिर कैसे? पूरी प्रक्रिया में तमाम और भी सवाल हैं। कानून की नजर में किसी आरोपी का रिश्तेदार होना अपराध नहीं है, न ही परीक्षा में पास होना अपने आप में कोई गुनाह है। लेकिन जब परीक्षा पास कराने वाले एजेंसी का पूर्व मैनेजर खुद कटघरे में हो, 2 करोड़ की रिश्वत और 150 से ज्यादा फर्जी सिलेक्शन की बात कबूल चुका हो, तो उसके पूरे कुनबे की रैंक एक ही लिस्ट में चमक रही हो, तो सवाल उठना लाजमी है। देखना यह भी होगा कि सीआईडी की जांच में ओएमआर शीट और पैसों का यह मनी ट्रेल कहां तक पहुंचता है, और क्या सच सिर्फ इतना ही है या फिर बड़ा सच अभी बाहर आना बाकी है। प्रभाकर कुमार और हरिवंश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जेपीएससी और जेएसएससी पेपर लीक और धांधली का मास्टरमाइंड माना जा रहा अभय तिवारी। एनडीटीवी की टीम अभय के पुश्तैनी गांव पहुंची। देवघर जिले के कुदारखोसो गांव का रहने वाला है अभय। बताया जा रहा है कि बहुत ही गरीब परिवार से है ये। फिलहाल इसके 2 घर हैं, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक मिट्टी का बना पुराना घर, दूसरा 2 मंजिला पक्का मकान। जानकारी के मुताबिक इस गांव में एक ही मकान है जो 2 मंजिला है और पक्का बना है, और वो है अभय का घर। और झारखंड में छात्रों और युवाओं का आंदोलन 19वें दिन भी जारी है। और इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभय तिवारी से जुड़ी जो जानकारियां सामने आ रही हैं, हमने अजय तिवारी की मां से भी बात की। अभय तिवारी की मां का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हम लोग एक साधारण परिवार हैं, गरीब महिलाएं हैं बाबू, पढ़ी लिखी नहीं है। मेरा बच्चा बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत किया था। बाबू मेरा आते थे स्कूल से, पानी पी के फिर पढ़ने बैठ जाता था। बहुत मेहनती था बाबू। वही हम भी सुन रहे हैं बाबू, जो सुना रहे हैं सही। हम तो सुने नहीं है कुछ, नहीं किसी से पूछे हैं। मेरा बेटा जॉब करता है, वो हमको पता है। जो जाने दो, मेहनती वाला लड़का को सफल हुआ है। आज थोड़े दिन के बाद सुने जो बेटा को पकड़ा गया है। तो आंदोलन अब भी जारी है और मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा कि 3 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, लेकिन आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि सीबीआई की जांच जरूरी है। मंगलवार देर रात प्रशासनिक अमला भी बात करने पहुंचा, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं। 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान हंगामा कटा। आंसू गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन चली, पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसके बाद मंगलवार बुधवार की रात कलेक्टर, एसएसपी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और एसडीओ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। बताया जा रहा है कि छात्रों से आंदोलन खत्म करने को कहा गया, लेकिन छात्रों का दो टूक कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। जो हमारी आगे की रणनीति है, हम लोग अब कुछ ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द हम लोग यह घोषणा करने जा रहे हैं, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और कुछ सख्त कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं। हम लोग का ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। हम लोग ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। छात्रों का कहना है कि सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे। जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी, आंदोलन जारी रहेगा। जी, उन्होंने अभी सीबीआई पर कुछ नहीं बोली है और हम लोगों का मुख्य मांग पहले से तय था कि रिफॉर्म लाना है,
सीबीआई जांच करना है और जितने भी टीडीपीएल द्वारा कंपनी द्वारा एग्ज़ाम लिया गया उसको रद्द करना है। जो मेन मुद्दा था कि सीबीआई जांच, लेकिन उन्होंने इसी पे कोई टिप्पणी नहीं किया है। तो सर सीआईडी पे हम लोगों को तो भरोसा है नहीं, क्योंकि 2 साल से हम लोग सीआईडी के भरोसे बैठे हुए हैं और अभी तक उस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकते। अगर जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक आपका क्या मानना है कि आंदोलन ऐसे ही चलता? देखिए, सबसे पहली बात तो कि हम हेमंत सोरेन को धन्यवाद कहेंगे। कारण क्या है कि छात्रों के आंदोलन के दबाव के कारण ही जो हमारे मुख्य मुद्दे थे उनमें से कुछ मुद्दों पे तो सहमति बनी, लेकिन साथ ही साथ हम यह भी बताना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन, आप पहले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप पहले ये बताइए कि राज्य के जो छात्र हैं वो सीआईडी जैसी एजेंसियों पे भरोसा क्यों करें? आखिर ऐसा आपने क्या स्थापित किया है हमारे राज्य में कि छात्र सीआईडी के ऊपर भरोसा कर ले? अगर हम पूर्व की परीक्षाओं को देखते हैं, उन परीक्षाओं में भी सीआईडी एसआईटी की जांच हुई और राज्य सरकार की एजेंसियां हैं, लेकिन उसका क्या प्रतिफलन मिला छात्रों को? इसके पूर्व एसएससी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में भी गठित हुआ एजेंसी का, उसका क्या परिणाम मिला? इसके पूर्व भी कई कमेटियां गठित हुई। जेएसएससी सीजीएल भी बोल रहे हैं, हम लोग प्रमुख मुद्दा में जेएसएससी सीजीएल भी था। हम लोग जैसे सीजीएल का मांग है कि उसको तत्काल रूप से रद्द करके, जिसमें धांधली हुई है, जो सीआईडी का हेरा फेरी, हाईकोर्ट को मानिए हाईकोर्ट को गुमराह करने की कोशिश किया गया है, जितना भी साक्ष्य था वो साक्ष्य छिपाया गया है, जो हम लोग साक्ष्य दिए थे 120 क्वेश्चन मैच किया गया है, सीआईडी के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया था, लेकिन जब सीआईडी का बी टीम बना तो सीआईडी का बी टीम के द्वारा साक्ष्य छुपाने का साजिश किया गया है। वो हाईकोर्ट में ये खबर हमने बड़ी प्रमुखता से एनडीटीवी पर दिखाया भी है इसको। तो ये बताइए कि हम ये मान के चले कि अब इस आश्वासन के बाद भी जो है अनवरत चलता रहेगा? जो हाँ, जब तो सीबीआई जांच ना हो और खासकर झारखंड सीजीएल जैसे एग्जाम जब तक रद्द ना हो और सीबीआई जांच ना हो तब तो सर आंदोलन चलता रहेगा। 11 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में पहली बार ये कहा था कि 3 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। टीडीपीएल नाम की जो कंपनी आरोपों के घेरे में है, उस पर भी सोरेन ने कहा कि ये कंपनी भी बाहर की है। सोरेन ने इस बहाने विपक्ष पर निशाना साधा था। ये सारी चीजें बड़ा ही मकड़जाल की तरह बुना हुआ, जो इन्हीं के द्वारा बुनाया गया है अध्यक्ष महोदय। टीडीपीएल कंपनी कहाँ की है अध्यक्ष महोदय? यूपी की है, लखनऊ की है अध्यक्ष महोदय। वहां से वो षड्यंत्र करके यहाँ के यूपी बिहार के लोगों के साथ जुड़ाव बना करके यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय। इस मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज होते जा रहे हैं। पूर्व सीएम और राज्य में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी छात्रों से मिलने पहुंचे और कहा परीक्षा रद्द करना समाधान नहीं है। तो एग्जाम रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो है एग्जाम क्यों रद्द हुआ, क्यों किस प्रकार से लोग कर रहे हैं कि उस पर तो जांच होनी चाहिए सीबीआई की। बच्चों की तो इतना ही मांग है। और उससे पहले भी जेसीसी के द्वारा जितने एग्जाम हुए हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक की हो, सीजीएल की हो, ये क्या कहते हैं माध्यमिक शिक्षक की हो, या जितनी भी प्रकार की, सब में गड़बड़ी हुई या सब में लड़के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। 152 परीक्षा लीक करने वाले लोग, अन्य राज्यों में भी परीक्षा लीक हुआ है, क्या वहां ऐसी कार्रवाई हुई थी आज तक? बता दें। उत्तर प्रदेश में तो लंबी फहरिस्त है, कभी वहां जोगी बाबा ने कोई इस तरह के कार्रवाई की हो? अरे संवेदनशील सरकार है, हमारे बच्चे हैं, हमें उनकी चिंता है। सरकार जनता की होनी चाहिए, सरकार किसकी है वो तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब सबसे पहले तो जो छात्र हैं उनका जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है, नाजायज़ नहीं है और इसको सुना जाना चाहिए। हर हाल में इनका जो डिमांड है वो बहुत जेन्युइन है। ये कहा जा रहा है कि प्रशासन इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश में लगा है। आंदोलनकारी छात्रों के मुताबिक मंगलवार देर रात पुलिस ने उन्हें धमकाया, काफी देर तक लाइट भी कटी रही। छात्रों का आरोप है कि हमें बांटकर आंदोलन खत्म करने की कोशिश हो रही। रात हमने देखा यहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा, वो ये कह रहे हैं, आज मेरी ही डिबेट में ये सवाल उठ गया कि हम कोई अनहोनी ना हो जाए या कोई असामाजिक तत्व यहाँ गड़बड़ पैदा ना कर दें। बीती रात भी आजमगढ़ के एक लड़के को जिसने मास्क लगा रखा था उसे डिटेन किया गया। ये चल क्या रहा है? ऐसा क्यों किया प्रशासन ने? आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है? सरकार अपनी प्रशासन के तहत वो अपनी शक्ति के तहत शक्ति का उपयोग करके बच्चों को दबाना चाहता है और ये अनशन को, जो हमारा पीसफुल अनशन को दिशा भ्रमित करना चाहता है, डराना चाहता है, धमकाना चाहता है और वो छात्रों को बांटना भी चाहता है। सरकार जिस तरह से रवैया अपनाना चाहती है और जो चाह रही है वो बिल्कुल सही नहीं है, छात्रों के हित के लिए नहीं है। और हम कल की बात में उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसको आप डराने या धमकाने की कैटेगरी में? छात्रों से जिस तरह से कह रहा कि आपका अपना फ़ोन नंबर दो,
आप जिस थाने में आपका थाना किसके अंडर में आता, कौन सा थाना है, आपका पापा का नाम क्या है, एड्रेस क्या है और क्यों कर रहे हो यहाँ पे, कहाँ से आए हो, तमाम चीज़ें पूछा जा रहा है। और जिस तरह से उससे छात्र भयभीत हो गए, डर गए और इवन पूरे लश्कर के साथ आए हैं। आपको बात करना था, आप दिन में आते, पूरी लाठी डंडा फोर्स के साथ आने की क्या जरूरत थी? आप अगर कितनी फोर्स थी मैम, ठीक ठाक थी फोर्स, उतना 50 के आसपास में मैम। और चौराहे पे भी बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे पुलिस फोर्सेस चौराहे पे भी खड़े थे। आपको क्या लग रहा है, यहाँ से हटाने के इरादे से आए थे आप? मैम बिल्कुल हटाने के इरादे से आए थे मैम। वो गन लेके क्यों आए थे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। डू वी लुक लाइक टेररिस्ट? हम लोग कोई टेररिस्ट या कोई आतंकवादी कोई संगठन से तो जुड़े हुए हैं नहीं। यहाँ ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई पॉलिटिकल लीडर है, यहाँ सब जेन्युइन स्टूडेंट है। तो यहाँ पर मैम गन लाने का मतलब क्या जरूरत था? अच्छा, रात 10 साढ़े 10 बजे तक मैं यहाँ पर थी। उस समय तक यहाँ पर करीब मेरे को लगता है 150 से 200 के आसपास स्टूडेंट्स थे। जिस समय वो लोग आए उस समय कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे आप? उस समय स्टूडेंट थोड़े से संख्या कम थी, 50 के आसपास थी, 50 के आसपास थी। और वो इस तरह से बात कर रहे थे तो ताकि बच्चे डर के यहाँ से छोड़ जाए। वो छोड़ कह भी रहे थे कि अब हो गया, तुम अनशन खत्म करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली की फ्लाइट में बड़े हादसे की खबर आई थी। विमान अचानक 300 फीट नीचे आ गया था। इस हादसे में तमाम यात्री घायल हो गए थे। अब उसकी जांच में हैरान करने वाले और डराने वाले खुलासे हो रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उसके बाद यही कहा जा सकता है कि यात्रीगण कृपया अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करें। जब अनंत आसमान में दौड़ी थी 300 फीट गहरी वो दहशत, आपको याद होगा एक झटके में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 अचानक हवा में 300 फीट नीचे लुढ़क गई थी। दहशत के उन पलों ने फ्लाइट के अंदर कोहराम मचा दिया था। 24 लोग उस हादसे की वजह से घायल हो गए थे, लेकिन कैसे, इसकी जांच हो रही है। और उसी जांच में सामने आया है कि उस विमान का मुख्य पायलट नशे में था। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद हुए कंफर्मेटरी टेस्ट में भी पायलट नशीले पदार्थ के सेवन का दोषी पाया गया। सूत्रों के मुताबिक उस पर गांजा पीकर फ्लाइट चलाने का शक है। जिस समय हवाई जहाज हजारों फीट ऊपर आसमान में था, फ्लाइट का मुख्य पायलट, जिसके जिम्मे 137 यात्री और 7 दूसरे क्रू मेंबर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो नशे में था। उस हादसे के बाद जांच में उसके नशा करने की पुष्टि हो चुकी है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक पायलट ने खुद बयान दिया है कि वो नशे में धुत था और वो नींद की समस्या से जूझ रहा था। वो अलग से नींद न आने की समस्या का सामना कर रहा था। व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण उसे सोने में परेशानी हो रही थी और पारिवारिक डॉक्टर से उसने नींद की दवाइयां लिखवाई थी। पायलट के मुताबिक उसे फुकेट में ठहरने के दौरान भी नींद नहीं आ रही। सोचिए, ये पायलट कह रहा है कि उसकी हालत ठीक नहीं थी, फिर भी वो 145 लोगों की जिंदगी हवा में लेकर विमान उड़ाने निकला था। हालांकि उसके नशे में होने की वजह से विमान 300 फीट नीचे आया या फिर कोई और वजह थी, उसकी अभी जांच हो रही है। लेकिन जो कुछ खुलासे हुए हैं वो डराने वाले हैं। जिसके मुताबिक जब एयर इंडिया का विमान दिल्ली से फुकेट जा रहा था, तब उड़ान के दौरान मुख्य पायलट नियम के मुताबिक वॉशरूम जाने के लिए उठे और अपनी जगह एक केबिन अटेंडेंट पिंकी सिंह को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहे। लेकिन वो केबिन अटेंडेंट पायलट की उस हाईटेक सीट को ठीक से संभाल नहीं पाई। इससे नाराज होकर पायलट ने उस क्रू मेंबर को सरेआम डांट दिया था। जाहिर है, इससे क्रू के भीतर तनाव पैदा हो गया था। बात रफा दफा करने के लिए पायलट ने फुकेट पहुंचते ही सभी क्रू मेंबर्स को पार्टी की पेशकश की थी। वापसी की उड़ान यानी फुकेट से दिल्ली लौटते वक्त हालात पूरी तरह से बिगड़ गए थे। जिस केबिन अटेंडेंट को पायलट ने डांटा था, उसने क्रू इंचार्ज को साफ कह दिया था कि वो विमान के पिछले हिस्से में काम करेगी और कॉकपिट के आसपास भी नहीं रहना चाहती है। इतना ही नहीं, यात्रियों ने भी बोर्डिंग के वक्त शिकायत की थी कि मुख्य पायलट का बर्ताव बेहद अजीब था और वो काफी अस्त व्यस्त हालत में विमान में चढ़े थे। लेकिन जब हवा में विमान 300 फीट नीचे गिरा और स्टॉल वार्निंग बजी, उस वक्त वो सच सामने आया जिसने सबको सन्न कर दिया।
क्रू इंचार्ज जब भागकर कॉकपिट में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुख्य पायलट अपनी सीट पर थे ही नहीं, बल्कि वो कॉकपिट के फर्श पर बैठे हुए थे। क्रू इंचार्ज ने खुद आगे बढ़कर पायलट को उठाकर उनकी सीट पर बैठाया, यानी विमान उनका को पायलट उड़ा रहा था, वो विमान उड़ाने की हालत में भी नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक विमान की लैंडिंग के बाद पायलट की हालत ऐसी थी कि वो सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके एक पैर में जूता मोजा तक नहीं था। वो केबिन में पहुंचकर यात्रियों को वीडियो बनाने से रोक रहे थे। जब यात्रियों ने उनकी जांच की तो पता चला कि पायलट का अनिवार्य साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, यानी कंफर्मेटरी लैब टेस्ट में उनके शरीर में नशे के सेवन की पुष्टि हुई है, जिसे शुरुआती तौर पर गांजा कहा जा रहा है। यहाँ तक कि एक अधिकारी ने विमान उतरने के बाद जब पायलट का यूरिन सैंपल लेने की कोशिश की तो वो खड़े होने की हालत में उस समय भी नहीं थे। और सोचिए, ऐसे पायलट के हाथों में 145 लोगों की जान थी। विमान उड़ाने का जिम्मा था। वो तो गनीमत रही कि प्लेन सही सलामत जमीन पर उतर आया। अब क्रू मेंबर्स ने आधिकारिक तौर पर पायलट के खिलाफ गांजा पीने की शिकायत दर्ज कराई है। AAIB दोनों पायलट और सभी क्रू मेंबर से लगातार पूछताछ कर रही है। सवाल ये उठता है, आखिर विमान उड़ाने से पहले क्या पायलट की जांच हुई? ऐसे पायलट को विमान उड़ाने के लिए क्यों दिया गया जिसे नींद न आने की बीमारी थी? आखिर कैसे 145 लोगों की जान के साथ इतनी बड़ी लापरवाही की गई? सवाल और भी हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब आइए बात करते हैं माफिया अतीक अहमद के बेटे की मौत के बाद उठे सवालों की। उन सवालों पर आज बहुत बड़ा वीडियो सबूत सामने आया है। वो वीडियो जिसमें दिख रहा है कि किस तरह अतीक अहमद के बेटे की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। महज 20 सेकंड में वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। माफिया का बेटा, कैसे हुआ हादसा? अबान के एक्सीडेंट का लाइव वीडियो, हादसे के वो 20 सेकंड। सरोवर में रहने वाला हम सबसे मंत्राचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? बच्चों का काम नहीं है। डैश कैम में कैद 6 अगस्त का हादसा। सड़क पर दौड़ती सफेद क्रेटा कार, गाड़ी में सवार माफिया अतीक अहमद का बेटा। रफ्तार तेज, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। 20 सेकंड में एक साधारण दिखने वाली गाड़ी तहस नहस हो गई। तो क्या हुआ उन आखिरी 20 सेकंड में? आइए समझते हैं। जिस सड़क पर सफेद रंग की क्रेटा फर्राटेदार अंदाज में दौड़ रही है वो झांसी जाने वाला हाईवे है। कार में माफिया अतीक अहमद का बेटा अबान अहमद सवार था। वीडियो में सब कुछ साधारण लग रहा है। कार सड़क के बीचों बीच चल रही है। उसके सामने एक टेम्पो आता है जिसको कार चालक राइट साइड से ओवरटेक कर देता है। लेकिन ओवरटेक करने के बाद ही कुछ ऐसा होता है जिससे गाड़ी अपने बाएं ओर जाने लगती है। जिस रफ्तार से गाड़ी ने टेम्पो को ओवरटेक किया था उसी रफ्तार से गाड़ी अब सड़क के बाएं ओर जाने लगती है। ओवरटेक करने के 4 सेकंड में गाड़ी लगभग सड़क के किनारे आ गई और अपना नियंत्रण खो चुकी थी। इससे पहले कार चालक कुछ समझ पाता, गाड़ी सड़क के बाएं ओर बने डिवाइडर में जा घुसती। यह हादसा वीडियो के 20वें सेकंड में हुआ, यानी ओवरटेक करने के 6 सेकंड के अंदर अंदर गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि क्रेटा हवा में उछल गई। गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कई मीटर दूर कार के हिस्से उछलकर गिरते दिखे। ये भयानक तस्वीरें पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुई हैं। पीछे से आ रही गाड़ी भी क्रेटा की चपेट में आ सकती थी। गनीमत रही कि टक्कर के बाद अबान अहमद की गाड़ी ने किसी और वाहन को अपनी चपेट में नहीं लिया। इस वीडियो को देखकर ही समझ आ रहा है कि अंदर बैठे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। गाड़ी में एयरबैग खुले कि नहीं इसका अंदाजा नहीं लग पाया, लेकिन हादसे के बाद मौके पर ही अबान अहमद और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ड्राइवर को नींद आ गई होगी, जिसके बाद गाड़ी बेकाबू हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। यहाँ गाड़ी उतरती है, ये देखिए, ये इलाका, ये हिस्सा है जहाँ गाड़ी नीचे उतरी और यहाँ से गाड़ी अनियंत्रित
तेज गति से चूंकि गाड़ी चल रही थी, यहाँ से अनियंत्रित हुई गाड़ी और जाकर के सीधे इतनी तेज गति में थी कि वो सीधा जाकर के, ये सीमेंट का बना हुआ डिवाइडर है जिसमें जाकर के ये टकरा गई और टकराने के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, हवा में उछली गाड़ी और विपरीत दिशा में घूम करके खड़ी हो गई। अभी भी उस गाड़ी के, आज 6 अगस्त के बाद आज 12 तारीख है, 12 तारीख के बाद भी ये देखिए उसके अवशेष, गाड़ी के जो क्षतिग्रस्त गाड़ी थी उसके पार्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं। अबान की मौत के बाद कई तरह की बातें हो रही थी। कुछ लोग मौत पर सवाल भी उठा रहे थे कि यह हादसा है या कुछ और, लेकिन अब वीडियो के सामने आने के बाद सच सबके सामने है। इस वीडियो की पुष्टि अधिकारियों ने भी कर दी। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में फिलहाल इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। संसद में जारी टकराव के बीच अमित शाह ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी, कहा आप वक्त तय करें, हम चर्चा को तैयार। राहुल गांधी ने अमित शाह का मांगा इस्तीफा। रिजिजू बोले ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष कभी नहीं देखा, अब भी अगर चर्चा को तैयार हो जाए तो हम बढ़ा देंगे वक्त। एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेजा गया, लोकसभा से पास हुआ प्रस्ताव, विपक्ष ने बिल को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। रिजिजू बोले बिल किसी को टारगेट करने के लिए नहीं। एयर इंडिया फ्लाइट के नशे मामले में जांच तेज, एएआईबी ने पायलट और क्रू से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट छोड़कर कैबिन अटेंडेंट को बैठाकर वॉशरूम गया था पायलट। एएआईबी की पूछताछ में पायलट ने कहा उसे नींद की समस्या।